नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज रायपुर। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेलरिंग या सिलाई के सामान्य जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे या इस लेक्चर में जानेंगे और समझेंगे। ये लेक्चर जो है ये बीएससी पार्ट 3 और बीए पार्ट 2 होम साइंस की छात्राओं के लिए उपयोगी है। सामान्य सिलाई जो कला होती है या जो परिधान निर्माण की कला होती है वो एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपनी रचनात्मकता को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और सिलाई कला के द्वारा ही हम यदि हम इस कला में निपुण हैं तो इससे हमें एक तरह की आनंद की या आत्मसंतुष्टि की अनुभूति भी होती है, क्योंकि सिलाई जो है कला, इसमें बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आपको बहुत अधिक पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। और इस कला को सीखने के या जानने के कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे कि इसमें हम अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। यदि हम मार्केट जा रहे हैं और हम सिलाई में निपुण हैं तो हम रेडीमेड परिधानों का अच्छी तरह से मूल्यांकन करें, उसे क्रय कर सकते हैं। यदि हमने रेडीमेड गारमेंट ले लिया है तो कहीं कुछ ज्यादा यदि नाप में फिटिंग में गड़बड़ी होती है तो हम उसको फिटिंग कर सकते हैं। घर में लाने के बाद भी हम चाहे तो उसमें कुछ रिनोवेशन करके उसको और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। साथ ही साथ हम अपनी रचनात्मकता या जो हमारा शौक है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। और हम सबसे बड़ी बात जो है वो हम सिलाई कला को या इस परिधान निर्माण की जो हमारी कला है उसको हम अपने कैरियर के रूप में भी अपना सकते हैं। टेलरिंग या परिधान निर्माण जो है एक ऐसी कला है या एक ऐसा उद्योग है जिसमें हम या जिसमें ज्ञान, यदि हमारा ज्ञान टेलरिंग कला में या परिधान निर्माण की कला के क्षेत्र में हम अपना दखल रखते हैं, अपना ज्ञान रखते हैं, तो इसके ज्ञान से हम 206 हड्डियों वाले इस शरीर आकृति के लिए विभिन्न प्रकार के परिधान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं उनकी शरीर की आकृति जो होती है वो अलग अलग होती है, उनके शरीर का कटाव या उभार जो है वो अलग होता है और उनके अनुसार परिधान निर्माण करना वाकई में एक बहुत बड़ी जो है कला है या हुनर है। वस्त्र की कटाई और सिलाई जो है संयुक्त रूप से एक कला के रूप में ही जानी जाती है और परिधान व्यक्ति के शारीरिक आकार को आकर्षक बनाकर उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो परिधान को बनाते समय कुछ बातें जो होती हैं वो ध्यान में रखी जानी चाहिए या इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे उपयुक्त फिटिंग, नाप, मटेरियल या वस्त्र का चुनाव करना, परिधान में समायोजन की संभावना रखना, परिधान जो है वो आरामदायक और सुविधाजनक हो इस बात का ध्यान रखें, उसमें फिनिशिंग जो है उसकी परिसज्जा वो अच्छे से की हुई होनी चाहिए और साथ ही साथ ही जो है अवसर के अनुरूप होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ सिलाई के जो सामान्य या जनरल सिद्धांत होते हैं जिनको कि ध्यान में रखकर हम ये सिलाई का कार्य पूरा करते हैं। वस्त्र को काटते समय या सिलते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे वस्त्र हमेशा किनारे से काटना चाहिए, वस्त्र को सिलने से पहले कपड़े को श्रिंक करवा लेना चाहिए और इसके लिए इसे पानी में भिगोकर रखना चाहिए और उसके बाद फिर इसे धोकर सुखाकर अच्छी तरह से आयरन करके फिर इस कपड़े का उपयोग जो है परिधान को सिलने के लिए करना चाहिए। जैसा परिधान होगा उस रंग के धागे का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि फैब्रिक को श्रिंक करवाने के बाद भी ये फैब्रिक श्रिंक हो सकता है तो सिलाई के लिए कुछ अतिरिक्त जो है वो कपड़ा उसमें दबाना चाहिए, ताकि यदि जरूरत पड़े तो हम उसको खोलकर समायोजन कर सके। साथ ही साथ तैयार परिधान जो है वो आरामदायक हो, इस दृष्टि से सिलाई का कार्य जो है वो करना चाहिए। परिधान तैयार करना या कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोथिंग जो है इसमें बहुत अधिक पेशेंस की आवश्यकता होती है, जिससे मैंने पहले बताया। और पेशेंस जो है वो शुरू से लेके आखिरी तक हर प्रोसेस में जो होती है उसमें धैर्य की जरूरत होती है। तो इसकी प्लानिंग जो है एक योजनाबद्ध तरीके से की जाती है कि किस तरह से हम फैब्रिक का सिलेक्शन करेंगे, फिर नाप लेना, फिर उसको काटना, फिर उसकी ड्राफ्टिंग करना, फिर उससे पैटर्न बनाना, पैटर्न को फिर प्लेस करके फैब्रिक पे उसकी कटिंग करना, फिर स्टिचिंग करना। तो इस तरह से ये सारी जो प्रोसेस होती है वो पूरी योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए और इन सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए बहुत अधिक धैर्य या पेशेंस की जरूरत जो है वो होती है।
परिधान की उपयुक्त फिटिंग के लिए परिधान तैयार करते समय कुछ तत्वों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है या आवश्यक होता है, या हम कह सकते हैं कि परिधान तैयार करने के कुछ चरण होते हैं या कुछ स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स को ध्यान में रखकर हमें परिधान निर्माण का कार्य जो वो करना चाहिए। जैसे सबसे पहला है सही नाप, प्रॉपर मेजरमेंट। दूसरा है ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग पैटर्न। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक। प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक में बहुत सारी चीजें देखते हैं हम, जैसे सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्लॉथ, स्ट्रेटनिंग द ग्रेन मतलब उसके रुख को पहचानना, फिर रिमूव श्रिंकेज ऑफ क्लॉथ मतलब उस पर सिकुड़न जो है उसको दूर करना, फिर आयरनिंग द क्लॉथ, और लास्ट होता है फैब्रिक प्रिपरेशन फॉर पैटर्न, मतलब अंत में हम पैटर्न को काटने के लिए वस्त्र को तैयार करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें प्लेसिंग एंड कटिंग ऑफ पैटर्न का ध्यान रखते हैं कि किस तरह से हम अपने पैटर्न को फैब्रिक पर रखें, प्लेस करें और उसको कटिंग करें, फिर स्टिचिंग, और लास्ट में जो होती है वो होती है फिनिशिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस कार्य को पूरा करते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर मेजरमेंट या सही नाप लेना, क्योंकि सामान्यतः हम जानते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति जो होते हैं वो एक से नाप के नहीं होते, हर किसी का नाप जो है वो अलग होता है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए, और जो फैब्रिक हमको, जो गारमेंट हम सिल रहे हैं उसके लिए किन किन नापों की जरूरत होगी, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। जैसे यदि हम फ्रॉक स्टिच कर रहे हैं तो उसके लिए हम फ्रॉक की लेंथ, चेस्ट, शोल्डर और उसकी स्लीव की लेंथ या स्लीव की जो गोलाई है उस नाप की हमको जरूरत होगी। और यदि हम निकर स्टिच कर रहे हैं तो इसके लिए हमें उसकी लंबाई लगेगी, वेस्ट और उसका सीट का नाप, कमर और सीट का नाप जो है वो आवश्यक होगा। तो इस तरह से ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा परिधान आप सिल रहे हैं और उसमें कौन से नाप की आपको जरूरत है। नाप लेने के कुछ नियम होते हैं, जैसे नाप लेने के लिए हमेशा दो लोगों की जरूरत होती है। नाप जो होते हैं थोड़ी दूरी पर खड़े होकर लेना चाहिए, ठीक है। जो नाप देने वाला व्यक्ति हो ख्याल रखे कि वो ऊंची हील का सैंडल ना पहना हो, साथ ही साथ कोई बहुत मोटा वस्त्र या भारी वस्त्र ना पहना हो। इसके अलावा जो नाप हम लेते हैं उसको हमें तुरंत लिख लेना चाहिए कॉपी में, अन्यथा भूलने की संभावना होती है ना। नाप 2 फीट दूर खड़े होके ले। चेस्ट का यदि आप नाप ले रहे हैं तो अंदर की तरफ 3 उंगली रखकर उसका नाप ले, है ना। साथ में ये ध्यान रखें कि टेप जो है गोलाई में यदि आप नाप ले रहे हैं तो टेप मुड़े नहीं, है ना। और इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के जो उसके नाप होते हैं उनको लेने का कार्य करते हैं। नाप लेते समय कुछ बातें जो होती है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। सामान्यतः नाप जो होता है वो लेते समय यह ध्यान रखें कि व्यक्ति की रुचि भी जान लें, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपनी रुचि के अनुसार भी वस्त्र की लंबाई जो है वो रखना पसंद करते हैं। तो कुछ बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है कि हम नाप लेते समय उनका खास ख्याल रखें। शरीर के विभिन्न भागों का जो नाप लेते हैं हम उसमें, तो नाप लेने की जो विधि होती है ना, वो टेलर जो है सामान्यतः 2 विधियों से नाप लेते हैं। एक तो है साधारण या छाती नाप पद्धति, जिसे हम चेस्ट मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं। इसमें छाती के नाप को हम आधार मानकर कटिंग करते हैं और इसलिए इसे चेस्ट मेजर सिस्टम कहा जाता है। दूसरी जो विधि होती है वो होती है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट जो मेजरमेंट मेथड होती है सिस्टम। इसमें हम इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, प्रत्येक हिस्से का नाप जो है वो अलग अलग लेते हैं और इसके लिए विशेष प्रकार का टेप जो है जिसे हम HPG टेप कहते हैं, HPG टेप कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम इस प्रत्यक्ष नाप में हम क्या लेते हैं, चेस्ट का मेजरमेंट, वेस्ट का मेजरमेंट, हिप का नाप लेते हैं, बाहों की लंबाई, गले का नाप, कंधे का नाप, ठीक है ना। लेंथ हम सेंटर फ्रंट से लेते हैं, बैक से हम लेते हैं, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की गोलाई। तो इस तरह से नाप जो है वो लिया जाता है। तो नाप लेने की 2 विधि होती है, जिसमें एक तो होता है चेस्ट मेजर सिस्टम होता है जिसमें हम छाती के नाप से ही लेते हैं पूरे नाप, और दूसरा होता है प्रत्यक्ष नाप लेने की विधि। अब हम देखते हैं कि ड्राफ्टिंग और पैटर्न बनाना क्या होता है। परिधान बनाने से पूर्व उसकी रूपरेखा जो होती है, उसकी ड्राइंग स्केचिंग जो होती है, वो हम कागज और पेंसिल की सहायता से इसको जो बनाया जाता है इसे ही हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। जिस प्रकार एक इंजीनियर जो होता है मकान बनाने के पहले नक्शा बनाता है, ठीक है ना, तो और एक कलाकार जो होता है कुछ ड्रॉ करने के पहले उसका रेखा चित्र बना लेता है, आउटलाइन कैनवास पर बना लेता है। ठीक उसी प्रकार से ड्राफ्टिंग की क्रिया जो होती है किसी भी परिधान निर्माण के पहले जो होती है वो की जाती है, और इसमें हमें जो परिधान तैयार करना है, सिलना है, उसका जो नाप होता है उसके अनुसार हम उसका एक रेखा चित्र जो है वो तैयार कर लेते हैं। ब्राउन पेपर पर हम इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार करते हैं। पैटर्न ड्राफ्टिंग के
आधार पर ही बनाए जाते हैं। और पैटर्न का नाप जो है शरीर के नाप के अनुरूप नहीं होता, ठीक है। शरीर के माप और पैटर्न के नाप में मुख्य अंतर आसनी का होता है। मतलब आसनी मतलब कुछ स्टिचिंग के लिए उसके कुछ हम स्पेस जो छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं। आसनी शब्द का अर्थ होता है पहनने, चलने, कार्य करने व अंगों की गति में आसानी जब होती है तो उस हम कहते हैं आसनी। वस्त्रों के डिजाइन के अनुरूप आसनी जो होती है कम या अधिक रखी जाती है, क्योंकि आप एकदम अधिक टाइट फैब्रिक सिल देंगे, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखेंगे, तो आपको विभिन्न प्रकार की क्रिया या कार्य करने में उसमें थोड़ी सी मतलब अनईजी आप फील करेंगे। तो इसलिए ये चीज जो है बहुत जरूरी होती है कि पैटर्न बनाते समय इन चीजों का हम ध्यान में रखें। ड्राफ्टिंग और पैटर्न बनाने का महत्व यदि हम देखें तो ड्राफ्टिंग बनाने से पैटर्न बनाने का कार्य जो है वो सरल हो जाता है। ड्राफ्टिंग बनाते समय शरीर का नाप व आसनी हेतु स्थान जो है वो रखा जाता है, जिससे कि परिधान की फिटिंग जो है वो सही आती है। पैटर्न बनाते समय वस्त्र की डिजाइन भी निश्चित कर ली जाती है, जिससे बाद में कठिनाई नहीं होती। यदि किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसे ड्राफ्टिंग और पैटर्न बनाने के समय ही सुधार लिया जाता है। पैटर्न बनाने से वस्त्र की कटाई आसान होती है। पैटर्न के अनुरूप जो है वस्त्र काटने से समय की बचत होती है। साथ ही साथ हम पैटर्न को पहले सेट करके देख लेते हैं, उसके बाद ही उसे फिर काटा जाता है। पैटर्न को जब हम सेट करते हैं फैब्रिक पर तो ये ध्यान रखते हैं कि वस्त्र का रूप जो है वो लंबाई में हो। और साथ ही साथ पैटर्न और ड्राफ्टिंग बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा या लाभ होता है वो होता है अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं उनसे यदि कोई गलती होती है तो सीधे कपड़े पर गलती ना होकर कागज पर होती, जिससे कि हम सुधार सकते हैं। पैटर्न बनाने के लिए आवश्यक जो सामग्रियां लगती हैं वो होती है टेप, स्केल, पेंसिल, पेपर, कैंची, टेबल और आयरन। पैटर्न बनाने के लिए हम कुछ खास चिन्हों का भी उपयोग करते हैं, जैसे इनको हम पतली रेखा, मोटी रेखा, बिंदु वाली रेखा या टूटी हुई रेखा, दोहरी बिंदु वाली रेखा, हेम रेखा, बड़ी टूटी रेखा, इस तरह से डिफरेंट टाइप की इसकी जो लाइंस होती है इनको हम दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं। परिधान के नाप के अनुसार ड्राफ्टिंग कर पैटर्न जो है उसको तैयार कर लिया जाता है, फिर उसे वस्त्र पर रखकर वस्त्र को काटा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सही नाप लिया, नाप के आधार पर फिर हमने उसकी ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग के बाद हम उसका पैटर्न काटते हैं और फिर पैटर्न को हम फैब्रिक पर रखकर फैब्रिक की कटिंग करते हैं। ये देखिए इसमें इस स्लाइड में दिखाया गया है, लेफ्ट साइड पर जो दिखाया गया है इसका रेखा चित्र जो है ये ड्राफ्टिंग बनाई गई है, ठीक है, गारमेंट की। और राइट साइड पे जो दिखाया गया है पेपर पैटर्न तैयार किया गया है और उस पेपर पैटर्न को फैब्रिक पर रखकर फिर हम फैब्रिक पर इसको काटते हैं। सिलाई हेतु वस्त्र तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक। कागज पर पैटर्न तैयार होने के बाद यह वस्त्र पर रखा जाता है और इसके आधार पर ही वस्त्र जो है वो काटे जाते हैं। सिलने से पूर्व वस्त्र की तैयारी जो है कुछ बिंदुओं पर की जाती है, जैसे उपयुक्त वस्त्र का चुनाव जो है वो करना चाहिए और इसके लिए आकृति, अवसर, उद्देश्य, कार्य, फैशन, मौसम, रुचि, उम्र, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ वस्त्र का रुख पहचानना, मतलब वस्त्र की बुनाई जो होती है वो दो धागों से होती है, जैसा कि हम जानते हैं ताना और बाना। तो ताना जो होता है वो लंबाई में होता है और बाना जो होता है वो उसको भरने का काम करता है। तो इसलिए सामान्यतः वस्त्र की लंबाई का जो रुख होता है उसी में फैब्रिक के जो पैटर्न्स होते हैं उनको रखकर काटा जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरफ की जो साइड होती है वो बहुत अधिक मजबूत होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से वस्त्र का रुख पहचानने के बाद वस्त्र की सिकुड़न दूर करना। वस्त्र की सिकुड़न दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कपड़ा हम अपने परिधान तैयार करने के लिए ले रहे हैं उसको हम सामान्य जो पानी होता है उसमें करीब 1 घंटा तक भिगोकर छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर इससे क्या होता है कि इसमें यदि कोई स्टार्च वगैरह लगा हो तो वो निकल जाए, कपड़े को यदि श्रिंक होना है तो वो श्रिंक हो जाए। उसके बाद फिर हम उसको धोकर सुखा देते हैं और फिर उस पर हम अच्छी तरह से आयरन करके उस फैब्रिक पर फिर हम पैटर्न काटते हैं। वस्त्र पर आयरन करने से क्या होता है कि इसकी सिकुड़न जो होती है वस्त्र की दूर हो जाती है और कपड़ा जो होता है चिकना और स्मूथ हो जाता है। इस पर हमें पैटर्न काटने में सुविधा होती है। पैटर्न हेतु वस्त्र तैयार करना, इसका मतलब होता है कि वस्त्र की पूर्ण तैयारी के बाद हम वस्त्र को टेबल पर रखते हैं, फैलाते हैं और लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखते हुए हम इस पर पैटर्न को रखते हैं और फिर हम पैटर्न को काटने का काम करते हैं। पैटर्न को हमेशा ये ख्याल रखें कि लंबाई में जैसे आपको दिखाया जा रहा है लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज ग्रेन दिखाया गया है। इसमें सेल्वेज की साइड पे जो है लेंथ वाइज ग्रेन होती है, इस साइड पे कपड़े को या इस
लंबाई में कपड़े को रखकर हमेशा काटा जाना चाहिए। अब हम देखते हैं वस्त्र पर पेपर पैटर्न रखना और उसको काटने की क्या प्रक्रिया होती है। जब पैटर्न वस्त्र पर रखा जाता है तो एक महत्वपूर्ण नियम होता है कि पैटर्न को वस्त्र के खड़े या लंबाई की दिशा में रेखा में रखना चाहिए, और इसका आसान तरीका यह होता है कि पैटर्न की रेखा को नाप ले ताकि पैटर्न को सेल्वेज के समानांतर आप रख सके। पैटर्न पर या कपड़े पर पैटर्न को रखने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे पैटर्न को वस्त्र पर बिछाना। पैटर्न के दोनों ओर आप पिन लगा लीजिए ताकि वो खिसके नहीं, या देख लें कि पैटर्न जो है सेल्वेज के किनार के जो है समानांतर है या नहीं। अब पूरे पैटर्न को हम चारों ओर से पिन लगा लेते हैं ताकि वो उस फैब्रिक पर फिक्स हो जाए। पैटर्न का मुड़ा भाग जो होता है वस्त्र के मुड़े भाग पर सही तरीके से रखा होना चाहिए, अन्यथा पैटर्न की बनावट में अंतर आ सकता है। पैटर्न को वस्त्र पर एक से अधिक स्थितियों में रखकर देखना चाहिए और स्थिति फाइनल होने के बाद ही उस पर पिन लगा के उससे फिक्स करना चाहिए, और फिर इसे हाथ से उठाकर हम इस पर टेबल पर रखते हैं जहां की भी हम कटिंग का कार्य करते हैं। पैटर्न को काटने के लिए सही तरीके से वस्त्र पर स्थित हो जाता है। जब हम फिक्स, जैसे आपने देखिए इस तरफ स्लाइड में चित्र में दिखाया जा रहा है कि पैटर्न को हमने पहले फैब्रिक पर अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है और फिर उसको एक चपटी सतह पर हम उसको रखकर सावधानी पूर्वक फिर हम उसको एक तेज धार वाली कैंची से काटते हैं। तो इस तरह से पेपर पैटर्न से हम फैब्रिक पर पैटर्न जो है उसको तैयार कर लेते हैं। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो होती है स्टिचिंग या सिलाई करने की। वस्त्र की कटाई के बाद उसकी सिलाई की जाती है। वस्त्र पर सिलाई जो है अधिकांशतः मशीन की सहायता से करते हैं, किंतु कुछ भागों पर हम हाथ की सिलाई या हेमिंग का प्रयोग भी करते हैं, और अच्छी सिलाई पर परिधान की सुंदरता जो होती है वो निर्भर करती है। तो अच्छी सिलाई के कुछ नियम होते हैं, जैसे सिलाई से पूर्व यह देख लें कि मशीन आपकी ठीक से चल रही है नहीं, उसके टाके जो है वो ठीक आ रहे हैं या नहीं, है ना। मशीन को साफ कर ले, जिस रंग का आपका फैब्रिक स्टिच करना है उसी रंग का आप धागा प्रयोग करें। वस्त्र की गोलाई वाले भागों को पहले हाथ से कच्चा सील लें, उसके बाद फिर आप उसको मशीन से सिलें। धागा हमेशा हमें अच्छी किस्म का लेना चाहिए जो मजबूत हो, और कुछ भागों में जैसे गला हो गया या बाह हो गई या घेर हो गए, यहाँ पर हम हाथ के टाके से फिनिश करते हैं फैब्रिक को। और यदि वस्त्र के किनार से रेशे निकल रहे हैं तो कोशिश करिए कि वहां पर आप इंटरलॉक स्टिच का उपयोग करें। इसके बाद आती है परिसज्जा या फिनिशिंग। परिधान जब पूरा सिल जाता है तो उसके बाद उसमें कई प्रकार की परिसज्जाएं जो है वो दी जाती हैं, जैसे कि बटन लगाना, हुक लगाना, या उसमें आपको कोई कशीदा करना है, कोई पैच वर्क करना है, इसी प्रकार की कोई पेंटिंग या लेस लगाना है, तो ये सारी उसकी फिनिशिंग्स में आती हैं। परिधान पर की जाने वाली परिसज्जा की योजना हमेशा जो वस्त्र काटने से पहले ही कर लेना चाहिए। उसका पूरा एक खाका या डिजाइन बना लेना चाहिए और उसी के अनुसार जो है वो परिधान बनाना चाहिए, ताकि डिजाइन जो है वो वस्त्र का ही एक भाग लगे, अलग से दिखाई ना दे। समस्त बातों को ध्यान में रखकर यदि हम परिधान निर्माण का कार्य करते हैं तो परिधान जो है, तैयार परिधान जो है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं और हमारी प्रॉपर फिटिंग के होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी परिधान को सिलने के लिए या परिधान के निर्माण के लिए हमें सबसे अधिक जरूरत होती है सही नाप लेने की, साथ ही साथ उपयुक्त हमारा कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद हम उसके नाप के अनुसार हम उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, उसका रेखा चित्र तैयार करते हैं, उससे फिर हम उसका पैटर्न बनाते हैं। पेपर पैटर्न तैयार होता है, फिर उसको हम फैब्रिक पर रखकर काटते हैं और फिर उस फैब्रिक की हम स्टिचिंग करके उसे फिनिश करके एक पोशाक का या एक परिधान का रूप देते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि परिधान निर्माण जो है उसके लिए कौन कौन से मुख्य चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम एक अच्छी और उपयुक्त और आकर्षक और फिटिंग वाली परिधान का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं शिप्रा बैनर्जी।